तो बच्चों स्वागत है आपका फिर से उसी चैनल पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे 11th क्लास में? तो 11th क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर किसको कहते हैं। ठीक है, 2-3 लेक्चर इसका हो चुका है जिसमें हम ये बताया है कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर को लिखा कैसे जाता है वेक्टर को, और उसका प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो आज जिस चीज़ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपके वेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा। समझिए कि वेक्टर की जान इसी लेक्चर पे डिपेंड करेगी। अगर ये लेक्चर छूट जाएगा तो फिर आगे का बहुत दिक्कत होगा समझने में। हम जब वेक्टर स्टार्ट किया था तो मैं आपको बोला था कि इस वेक्टर के टॉपिक में आपको हम वेक्टर को ऐड करना सिखाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना सिखाएंगे, मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। तो आज हम वेक्टर को ऐड करना आपको सिखाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हम अगर वेक्टर को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हम 2-3 तरीका आपको बताया है कि अगर कोई ए वेक्टर है आपके पास, ठीक है, तो इसको लिखते हैं आप AXI प्लस AYJ प्लस AZK। ठीक है, जहाँ पे AX, AY और AZ क्या होगा तो उसका कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक और वेक्टर है बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर लिखा हुआ है BXI BYJ प्लस BZK करके। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। आपको कहा गया कि आप इसको जोड़िए। ठीक है, एक प्लस बी कीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर आपको IJK के फॉर्म में लिखा हुआ है वेक्टर, ठीक है, तो वो ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में है, उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, बस I से I वाले को जोड़ देना है। मतलब AX प्लस BX I, AY प्लस BY J प्लस AZ प्लस BZ K। इसमें कोई दिमाग आपको नहीं लगाना है। शर्त एक है, शर्त ये है कि दोनों वेक्टर सेम टाइप के होने चाहिए। दोनों वेक्टर सेम टाइप का मतलब क्या हुआ? अगर ये फोर्स है, जैसे ये दिया हुआ है इतना न्यूटन, इतना न्यूटन, तो अगर दोनों फोर्स है तो ही आप इसको जोड़ सकते हैं, या दोनों वेलोसिटी है तो ही, या दोनों एक्सेलरेशन है तो ही जोड़ सकते हैं। अगर एक फोर्स रहता और एक वेलोसिटी रहेगी तो आप जोड़ नहीं सकते हैं उसको। तो इस बात का सिर्फ ध्यान रखिएगा कि वेक्टर को इस तरीके से जोड़ा कब जाता है, जब वो वेक्टर दोनों सेम टाइप के होते हैं। ठीक है, अब तो ये IJK के फॉर्म में हो गया, तो ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक और फॉर्म होता है ना वेक्टर का, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर, ये दिया हुआ है 10 न्यूटन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये बी वेक्टर दिया हुआ है, ये है मान लीजिए 15 न्यूटन का फोर्स, और ये मान लीजिए टुवर्ड्स वाई एक्सिस, या कुछ भी हो सकता है। टुवर्ड्स वाई एक्सिस ना हो, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ना हो। एक और तरीका हो सकता है ना कि 10 न्यूटन और एंगल एक दे देगा कि 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, या इसमें दे देगा 30 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस। तो डायरेक्शन को आप ऐसे बताइए चाहे ऐसे बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। तो ये तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में था तो जोड़ दिया। अगर इस फॉर्म में वेक्टर रहेगा तब क्या कीजिएगा उसको, तब आप उसका क्या कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली इसी चीज़ के बारे में देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तरीका होता है, तरीका का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करना है, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं। ये एक वेक्टर यहाँ पर है, मान लीजिए ये कुछ ऐसे है, ये ए वेक्टर कह दीजिए इसको, और दूसरा वेक्टर मान लीजिए ऐसे है बी वेक्टर। ठीक है, ये ग्राफिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। एक वेक्टर आपका ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। आपका ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर आप सेकंड वाले वेक्टर को इसके ऊपर लाके रख दें, शर्त क्या है, कैसे रखना ध्यान दीजिएगा। हम बताया था कि ये हेड कहलाता है और ये टेल कहलाता है, राइट। उसी तरीके से ये हेड हो गया बी वाले का और ये टेल हो गया। आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट वाला ड्रॉ करना है, ठीक है, सेकंड वाले के टेल को इसके हेड पर रखना, कुछ ऐसे। ठीक है, सेकंड वाले के टेल को इसके हेड पर रखना। ठीक है, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तब कहा जाता है कि ये
जो इसके टेल से इसके हेड तक ये जो वेक्टर होगा, ये ब्लू वाला, ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है ग्राफिकली, तो आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स आपके पास पहले से है, ठीक है। इस बॉक्स पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा है, इसको इस तरफ खींच रहा है, मान लीजिए ए वेक्टर से। ए वेक्टर क्या है? एक खींचा फोर्स है, 10 न्यूटन 15 न्यूटन कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और बच्चा है जो इसी बॉक्स को खींच रहा है, कैसे? तो इस बॉक्स को ऐसे खींच रहा है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि इस बच्चा और इस बच्चे दोनों का फोर्स मिला करके कितना होगा, ग्राफिकली उसको कैसे बताएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये वेक्टर को लेके आना यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से आएगा एक ऐसे, ये होगा आर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आर। मतलब इस दोनों को, इसको यहाँ घसकाइए, घसका देते हैं, क्या दिक्कत है? अगर इसको यहाँ घसकाते हैं तो ये कुछ ऐसे होगा। ये जो फोर्स लगेगा, ये वाला, ये जो आर होगा, दैट आर विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए एंड बी। मतलब कि ए और बी दोनों को हटा देंगे अगर, तो आपको एक ही फोर्स लगाने की ज़रूरत है, दैट विल बी आर। अगर आर लगा देंगे तो सेम इफेक्ट पैदा होगा जो ए और बी को लगाने से पैदा हो रहा था, ठीक। अब देखिए, इसका एक डेरिवेशन है, इसका एक फॉर्मूला आएगा, आर का वैल्यू कितना निकलेगा वो अभी करेंगे हम लोग। अगर स्टेटमेंट लिखना होगा आपको कॉपी में तो कुछ ऐसे लिखिएगा कि व्हाट इज अ ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर इज पुट ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स विल बी वेक्टर from tail of the first vector to the head of the second vector। तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा कॉपी में। ये स्टेटमेंट हुआ ट्रायंगल लॉ का। और अब हम बताएंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है, इसको निकालते कैसे हैं, कि इसकी वैल्यू आएगी कितनी। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये जानिए कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो इन दोनों के बीच का एंगल, हमेशा ये एंगल लीजिएगा, इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो लिखना अगर है तो ऐसे लिखिएगा, कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन बोथ दिस वेक्टर्स। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कुछ क्या आएगा? ये आएगा, दैट विल बी आर। हमको आर का मैग्नीट्यूड चाहिए कि आर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। अब देखिए बच्चों, करना क्या है आपको, आप बी वेक्टर दिखाई दे रहा है, आपको एक थीटा एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना पड़े तो याद कीजिए, हम बता चुके हैं इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर कॉस थीटा। वेक्टर का साइन मत दीजिए यहाँ पे, बी कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका। और बी का अगर इधर कंपोनेंट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, ये आएगा बी साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वेक्टर की एक खासियत है, वेक्टर की खासियत ये है कि इस वेक्टर को हमेशा हम आगे पीछे घसका सकते हैं, जिसको कहा जाता है लैटरल शिफ्टिंग। वेक्टर को किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है। तो एक वेक्टर यहाँ पर है, देखिए इसको हम यहाँ शिफ्ट ऐसे कर देते हैं, क्या दिक्कत है? इस वेक्टर को उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये वेक्टर कहाँ था? ये वेक्टर यहाँ तक था, ठीक है। तो इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है? इस वेक्टर की वैल्यू है बी कॉस थीटा। और क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, इसकी वैल्यू कितनी थी? बी साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू भी हो गई बी साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम कुछ नेमिंग कर रहे हैं, नेमिंग ज़रा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं ए, इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं बी, इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं सी, और इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं डी, ठीक है। तो ज़रा देखिए, एक ट्रायंगल हम दिखा रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल ए डी सी, दिखाई दिया। ए डी सी ट्रायंगल जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लीजिए, ए डी सी है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो इन ट्रायंगल इतना बाई पाइथागोरस थ्योरम,
बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम बात करें तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड दिस विल बी योर बेस। तो अगर यहाँ से बात करें तो ए डी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, है ना। देखिए ए डी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर है कितना, तो ए डी है आपका आर, आर का सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं ना स्क्वायर। डी सी कितना है, तो डी सी इतना है बी साइन थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए सी कितना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मतलब हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कितना आया, इसको हम सिंपल आर स्क्वायर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ हम दिखा रहे हैं, आप इसको देखिए और इसको देखिए, क्या यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकल सकता है? जी बिल्कुल, बी स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। तो आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से अगर बी स्क्वायर को हम कॉमन ले लिया, क्या बचा, ये बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, करेक्ट। और इसकी वैल्यू आप जान रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से अगर r की वैल्यू निकाली जाए तो वो हो जाएगी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे कुछ सीखा हम लोगों ने, क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, तो वेक्टर्स आपके सेम टाइप के होने चाहिए, दोनों फोर्स तो दोनों फोर्स, दोनों वेलोसिटी तो दोनों वेलोसिटी। सेम टाइप के दो वेक्टर्स हैं आपके पास और दोनों वेक्टर के आपके पास एंगल भी है, दोनों वेक्टर के बीच का आपके पास एंगल भी है। तो आप आराम से इस फॉर्मूले में पुट करके उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप का ही पूछेगा कि लेट वन फोर्स विल बी 10 न्यूटन, सेकेंड फोर्स इज 15 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कुछ इस फॉर्मूले से आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं अगर आपको पता हो तो। और अगर ग्राफिकली बात करें तो ग्राफिकली क्या कीजिएगा, एक वेक्टर लीजिएगा, दूसरा वेक्टर ऐसे रखिएगा एंड दिस विल बी योर रिजल्टेंट, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक और चीज़ यहाँ पे पढ़नी है आपको, वो है आपका एंगल, क्योंकि जो रिजल्टेंट आपका आया है दैट विल बी ऑलवेज अ फोर्स। अगर ये दोनों फोर्स है तो रिजल्टेंट भी फोर्स होगा, ये दोनों वेलोसिटी है तो रिजल्टेंट भी वेलोसिटी ही आएगा। तो वो वेलोसिटी या वो फोर्स जो होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक एंगल भी होना चाहिए, उसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो उसका डायरेक्शन कुछ ये होता है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट, और उसको डिनोट करते हैं हमेशा अल्फा से। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी ज़रा ध्यान से देखिए। तो अगर इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC की बात कर रहे थे ना, अगर हम tan अल्फा निकाल दें, व्हाट विल बी tan अल्फा, tan अल्फा का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, b साइन थीटा, और बेस क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ज़रा देखिए, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा, दिस विल बी योर एंगल ऑफ दैट रिजल्टेंट। तो अब वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट हो गई ना, उसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया और उसका एक डायरेक्शन भी मिल गया। और जहां पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर अल्फा इज द एंगल विथ ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना है उसको अल्फा कहते हैं, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आगे जो आपको पढ़ना है वो है पैरेललोग्राम लॉ। क्या होता है एक पैरेललोग्राम लॉ, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या दिया रहता है कि आपके पास एक वेक्टर है ऐसे, विच इज़ ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर आपके पास है मान लीजिए बी वेक्टर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि बी वेक्टर को यहाँ ना रख करके यहाँ रखना है, तो कुछ ऐसे, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को यहाँ ना रख करके यहाँ रखेंगे, मतलब ऐसे, ठीक है।
इस बार एंगल कितना है बीच में, तो इस बार एंगल ये वाला लेना है, ठीक है, दैट इज थीटा। तब पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर आपके दो वेक्टर्स हैं कुछ इस तरीके से रखे हुए कि दोनों का टेल्स इस बार आप मिलाया, तब these two vectors can be considered as वन हाफ ऑफ आ पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करें हम, तो देखिए कंप्लीट ऐसे होगा, यहाँ ऐसे इसको बढ़ा दिया, इसको ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर इस पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से जो डायगोनल जाता है ये, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ सेज दैट, अगर नोट करना है तो ऐसे लिख लीजिएगा, पैरेललोग्राम लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर केप्ट इन सच अ वे दैट बोथ द टेल्स ऑफ द वेक्टर्स कोइंसाइड, देन आफ्टर completing the parallelogram the diagonal of that parallelogram will give the resultant of those two vectors। तो यहाँ से आप उसका पैरेललोग्राम, उसका रिजल्टेंट लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, एक चीज़ हम बता रहे थे कि अगर मान लीजिए इसको यहाँ रखते तो ट्रायंगल लॉ से निकालते हैं ना, अगर इसको ऐसे रखते ट्रायंगल लॉ से निकालते, यहाँ से ऐसे, है ना, ये आर कहलाता, ठीक है। बात तो बराबर ही है ना, देखो तो ज़रा, अगर इसको यहाँ से रख के यहाँ रख दिया जाए, ठीक है, जब ट्रायंगल लॉ में रखा था तो एंगल क्या लिया था, ये लिया था, इसको उठा के यहाँ रखो ऐसे, पैरेललोग्राम लॉ में एंगल क्या ये, तो क्या ये दोनों एंगल सेम नहीं है? जी बिल्कुल सेम है, एडजेसेंट एंगल है दोनों, है ना। तो एडजेसेंट एंगल है, हाँ एडजेसेंट एंगल ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, सॉरी, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो अब देखिए ज़रा, इसको आप ट्रायंगल लॉ से अगर दीजिएगा तो यही रिजल्टेंट आया, और पैरेललोग्राम लॉ से दीजिएगा तो भी यही रिजल्टेंट आएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन कहने का तरीका सिर्फ अलग है। दोनों है एक ही चीज़, लेकिन कहने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो ग्राफिकली अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो रिजल्टेंट की वैल्यू सेम होगी, वही वाली, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का एंगल होगा। और इस केस में अगर पैरेललोग्राम के केस में देखिए तो ये रिजल्टेंट है ना, और ए के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, तो ये वाला अल्फ़ा। इस केस में भी tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालिएगा, दैट विल बी b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपका आंसर आएगा दोनों ही केसेस में। तो आपको देखिए क्या क्या पता चल गया आज। आपको ये पता चल गया कि अगर आई जे के फॉर्म में रहेगा तब उसको आप सिंपल ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शर्त बस इतनी है कि दोनों ए और बी जो होगा वो आपका सेम वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर ग्राफिकली रहे तो आप कैसे कीजिएगा, चाहे आप ट्रायंगल लॉ यूज़ कर लीजिए या आप पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या और अगर मान लीजिए आपको ग्राफिकली मेथड नहीं दिया हुआ है, अगर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि एक वेक्टर है 10 न्यूटन का, दूसरा 15 न्यूटन का और एंगल दिया हुआ है बीच में, तो आप सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए और उसके डायरेक्शन को भी निकालने के लिए। अब इसके बाद हम क्या बताने वाले हैं, इसके बाद हम बताने वाले हैं कुछ स्पेशल केसेस आपको, जिस केसेस से आप पहले क्वेश्चन बनाते थे लेकिन आपको पता नहीं था कि आप सेम इसी लॉ को यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ केसेस बताने वाले हैं आपको कि किस केस में रिजल्टेंट क्या आएगा। तो पहला वाला केस देखिएगा, अगर केस नंबर 1 की हम बात करें तो केस नंबर 1 में अगर मान लीजिए आपका थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, मतलब कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 0 है। ऐसा केस आपको कब आएगा, ऐसा केस आपको तब आएगा जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स को एक बच्चा ऐसे खींच रहा है 10 न्यूटन से और दूसरा बच्चा भी ऐसे खींच रहा है 15 न्यूटन से, ठीक है। तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए ना, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे आप, इस केस में अगर रिजल्टेंट आप निकालते हैं तो रूट अंडर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू सबको पता है कितनी है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 हम पुट कर दें तो कितना आएगा मेरे पास,
मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट। अगर ऐसे कर दे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट है स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, बचा क्या a प्लस बी। तो r की जो वैल्यू आएगी वो सिंपल कितनी आ गई, a प्लस बी। और ऐसे ही करते हैं ना, अगर मान लीजिए ये 10 न्यूटन का था, ये 15 न्यूटन का था, अगर 9th क्लास में आप इसको पढ़ रहे होते तो आप क्या बोलते, आप बोलते कि इन दोनों के वजह से जो नेट फोर्स इस पे लगेगा वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 प्लस 15 मतलब 25 न्यूटन। आप यही बोलते हैं ना। अब देखिए ये 25 न्यूटन जो था वहाँ पर वो कैसे आया, तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा था, a प्लस बी करने पर आ रहा था। और अगर हम एंगल की बात करें, जो रिजल्टेंट है उसका एंगल कितना होगा, तो रिजल्टेंट का एंगल क्या हम बताया है, tan अल्फ़ा बराबर b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, तो b इंटू साइन 0 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू कॉस 0, ठीक है। बच्चों साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। tan अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया, 0। तो tan कितना 0 होता है, याद करो ज़रा, tan 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ से अगर tan और tan को हटा दिया जाए, अब देखिए यहाँ पे गलती होती है कि tan को काट देते हैं बच्चे, काटना नहीं है, ये रेशियो है, ये कटता नहीं है। यहाँ के बाद सिंपल आपको लिखना है कि अल्फ़ा बराबर 0। देखिए ज़रा, है ना, अल्फ़ा बराबर 0 ही होगा ना, क्योंकि वो रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में था। इस वजह से आप इस केस में कुछ इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों। जो तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी और अल्फ़ा कितना हो गया, 0 डिग्री। सेकेंड केस जो आपको पढ़ना है वो मान लीजिए कि अगर आपका ये 90 डिग्री पर होता, व्हाट विल हैपन जब आपका दो वेक्टर्स 90 पर होगा, 90 पर होगा। देखिए क्या करेंगे, तो अगर केस नंबर 2 की हम बात करें, यहाँ पर केस नंबर 2 आपका व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, फिर से वो बॉक्स ले लीजिए, इस बॉक्स पे एक बच्चा इधर से लगा रहा है 10 न्यूटन, एक बच्चा ऊपर खींच रहा है 15 न्यूटन। इस केस में आप क्या करते हैं, इस केस में देखिए आप क्या कीजिएगा, तो रिजल्टेंट जो इसका होगा, रिजल्टेंट होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो आप इस पूरे टर्म को 0 इंटू समथिंग, ये कितना हो गया 0। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये r की वैल्यू आ गई, ठीक है। और r होगा किधर, तो r यहाँ से ऐसे जाएगा। अब देखिए वो ऐसे हम कैसे बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, अगर हम tan अल्फ़ा निकालते हैं तो होता है b साइन 90 a प्लस बी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये टर्म खत्म हो गया। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये आएगा b बाई ए। और b बाई ए कब आता है, देखिए ज़रा, ये b था ना आपका, ये a था आपका, तो रिजल्टेंट जो होगा वो रिजल्टेंट कुछ यहाँ से पास करेगा ऐसे। और b बाई ए कब आएगा, तो यहाँ देखिए, अब मान लीजिए आपका अगर ये सेम रहता, अगर ये दोनों सेम रहता तो एंगल 45 अपने आप आ जाता, ये 10 रहता, ये भी 10 रहता, तो 1 आ जाता, tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन ये 10 ये 15 है, तो यहाँ पर अल्फ़ा ये होगा, और अल्फ़ा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब थीटा बराबर 90 होगा तो r की वैल्यू होती है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज़ एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखिए, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, और tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b बाई ए। तो आपको ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि अगर ये तो हो गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b बाई ए, ये याद रखिएगा। तीसरा जो आपको केस पढ़ना है वो पढ़ना है 180 वाला। क्या होगा जब 180 डिग्री के एंगल पर हो, क्या होगा 180 डिग्री के एंगल पर, देखिए ज़रा, केस नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है, केस नंबर 3 में आपको पढ़ना है थीटा इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से उसी बॉक्स को लेते हैं, फिर से उसी वेक्टर्स को लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है यहाँ से 10 न्यूटन से खींच रहा, दूसरा बच्चा इधर से खींच रहा है 15 न्यूटन से,
ठीक है। आंसर आप क्या बताते हैं? अगर आपको वेक्टर नहीं पता होता फिर भी आप बताते हैं कि इधर 15 इधर 10 तो इधर लगेगा 5 का, ये बताते हैं। अब देखिए इधर क्यों 5 का लगेगा वो हम बताने जा रहे हैं, क्या फिजिक्स है इसमें। क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है 9th के लेवल पे, वहाँ से इस टाइप की प्रॉब्लम को आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन वैसा क्यों करते थे, आखिर 15 - 10 ही क्यों करते थे, 5 आता था वो 5 इस डायरेक्शन में ही क्यों रहता था, उस चीज़ के बारे में देखिए क्या होगा। r बराबर √अंडर a² + b² + 2ab cos थीटा। अब तक तो ये याद हो गया होगा। तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखिए a² + b² cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा -2ab, और ज़रा देखिए ये हो जाएगा √अंडर a - b का होल स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा आपके पास a - b। तो कुछ इस तरीके से हम करते थे। हम 9th के लेवल पे कह सकते हैं कि 15 - 10 करेंगे भैया 5 आएगा आंसर, 5 इस डायरेक्शन में होगा। तो आखिर 15 - 10 क्यों करते थे, तो उसका रीज़न आज आपको समझ में आया। क्योंकि दोनों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, इस वजह से उसको सिंपल a - b किया जा सकता है। और अगर एंगल की हम बात करें तो देखिए ज़रा tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाई a + b cos थीटा, ठीक है। b हो गया sin 180 डिवाइडेड बाई a + b cos 180। sin 180 फिर से 0 होता है, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 0 tan अल्फ़ा की वैल्यू आई 0 डिग्री। तो आपका देखिए है ना, ये ऐसे इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, विच इज़ एक्चुअली 0 डिग्री। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं आंसर क्या आएगा, a - b आएगा और ये होगा 0 डिग्री। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि किस केस में आपको किस तरीके से निकालना है। आई होप कि बच्चों समझ में आया होगा आज का लेक्चर आपको। अगले लेक्चर में हम इसी पर न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारा, उस लेक्चर को छोड़िएगा मत, नहीं तो इस लेक्चर में की गई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि अगर इसको आपने पढ़ लिया और इससे न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे तो वो फिर अधूरा हो जाएगा। इसलिए चैनल पे बने रहिएगा, अगला वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।